हिमालय, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची चोटियां, है ना? लेकिन हिमालय सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला नहीं है। नहीं, ये तो एक जबरदस्त भूवैज्ञानिक घटना का जीता जागता सबूत है। तो चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं कि कैसे एक विशाल महासागर दुनिया की छत बन गया। तो इस कमाल की कहानी की शुरुआत चलिए कुछ मजेदार सवालों से करते हैं। पहला सवाल, क्या ये सच है कि हिमालय आज भी इसी वक्त और ऊंचा हो रहा है? और दूसरा, इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला सवाल, क्या यह मुमकिन है कि जहां आज माउंट एवरेस्ट शान से खड़ा है, वहां कभी एक विशाल समुद्र की लहरें उठती थीं? मजे की बात यह है कि इन दोनों सवालों का जवाब एक ही कहानी में छिपा है, एक ऐसी कहानी जो करोड़ों साल पहले शुरू हुई थी। तो उन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले उन ताकतों को समझना होगा जो इस सब के पीछे थीं। और इसकी शुरुआत होती है ठीक हमारे पैरों के नीचे की जमीन से, जो असल में जैसी दिखती है वैसी स्थिर है नहीं। देखिए, हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी कठोर परत है ना, जिसे लिथोस्फेयर कहते हैं, वो एक विशाल पहेली या जिग्जा पजल की तरह है, जो करीब 15 से 20 बड़े बड़े टुकड़ों में बटी हुई है। इन्हीं टुकड़ों को कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। अब ये प्लेटें बहुत धीरे धीरे लेकिन लगातार खिसकती रहती हैं, और यही हलचल है जो पृथ्वी की सतह पर पहाड़ों, ज्वालामुखियों और यहां तक कि महाद्वीपों को भी आकार देती है। अब हिमालय की कहानी के कह सकते हैं दो मुख्य किरदार थे। एक तरफ थी भारतीय प्लेट, जो साइज में छोटी थी लेकिन बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, और दूसरी तरफ थी विशाल यूरेशियन प्लेट, जो लगभग अपनी जगह पर स्थिर एक दीवार की तरह भारतीय प्लेट के रास्ते में खड़ी थी। चलिए अब अपने अगले सुराग की ओर बढ़ते हैं, और इसके लिए हमें टाइम मशीन में बैठकर बहुत बहुत पीछे जाना होगा, एक ऐसी दुनिया में जो आज से बिल्कुल अलग दिखती थी। कल्पना कीजिए, आज से लगभग 25 करोड़ साल पहले भारत एक द्वीप था। हाँ, एक आइलैंड। ये एशिया का हिस्सा नहीं था, और इन दोनों के बीच फैला था एक विशाल समुद्र जिसका नाम था तैथीस सागर। और यहीं से, इसी सागर से पहाड़ों के बनने का कच्चा माल इकट्ठा होना शुरू हुआ। अब सोचिए, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी। लाखों करोड़ों सालों तक नदियां अपने साथ मिट्टी और रेत बहाकर इस टेथिस सागर के तल में जमा करती रहीं। और सिर्फ मिट्टी ही नहीं, अनगिनत समुद्री जीवों के अवशेष भी परत दर परत वहां जमा होते गए। यही जमाव, यही सेडिमेंट बाद में चलकर हिमालय की चट्टानें बना। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे रोमांचक, सबसे एक्शन वाले हिस्से पर। एक ऐसी महाकाव्य यात्रा जिसने पृथ्वी के इतिहास की सबसे नाटकीय निर्माण परियोजना को जन्म दिया। भारतीय प्लेट की ये यात्रा सच में अविश्वसनीय थी। करीब 20 करोड़ साल पहले इसने उत्तर की ओर अपना सफर शुरू किया, और ये कोई धीमी चाल नहीं थी। ये 15 से 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रिकॉर्ड रफ्तार से आगे बढ़ी। जियोलॉजी की दुनिया में ये रफ्तार बहुत तेज मानी जाती है। और फिर आखिरकार आज से लगभग 5 से 6 करोड़ साल पहले वो ऐतिहासिक टक्कर हुई। भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से जा टकराई। जरा सोचिए, जब दो महाद्वीपों जितनी विशाल प्लेटिंग, मतलब जमीन के दो बहुत बड़े हिस्से आमने सामने से टकराते हैं, तो क्या होता होगा? ये कोई मामूली टक्कर नहीं थी। होता यह है कि जब दो महाद्वीपीय प्लेटें टकराती हैं तो कोई भी प्लेट दूसरे के नीचे नहीं धंसती, क्योंकि दोनों का घनत्व, मतलब दोनों का भारीपन लगभग बराबर होता है। तो ऐसे में उन चट्टानों के पास ऊपर उठने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचता। और बस यहीं से हिमालय का जन्म हुआ। सबसे पहले दोनों प्लेटों के बीच फंसा टेथिस सागर का तल किसी सैंडविच की तरह दबना शुरू हुआ। फिर इस जबरदस्त दबाव के कारण वो जो करोड़ों साल से जमा हुई तलछट की परतें थीं, वो किसी कागज की तरह मुड़ने लगी और ऊपर उठने लगी। और अंत में इस बेहिसाब प्रेशर ने उन मुड़ी हुई चट्टानों को आसमान की ओर धकेल दिया, जिससे एक विशाल पर्वत श्रृंखला बन गई। और यहीं हमारे शुरुआती सवाल का जवाब मिलता है। यही वो वजह है कि हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर समुद्री जीवों के जीवाश्म यानी फॉसिल्स पाए जाते हैं, क्योंकि जो चट्टानें आज दुनिया की छत पर हैं, वे कभी एक प्राचीन महासागर के गहरे तल में थीं। कमाल है ना? लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हिमालय कोई म्यूजियम में रखा पत्थर का स्मारक नहीं है। नहीं, ये एक जीवित, सांस लेती हुई भूवैज्ञानिक संरचना है जो आज भी बदल रही है। लगभग 5 मिलीमीटर, ये वो दर है जिससे हिमालय आज भी हर साल ऊंचा हो रहा है। सुनने में ये हमारे नाखून बढ़ने जितनी स्पीड लगती है ना?
पर जब आप इसे हजारों और लाखों सालों के पैमाने पर देखते हैं तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भारतीय प्लेट आज भी रुकी नहीं है, वो अब भी यूरेशियन प्लेट को उत्तर की ओर धकेल रही है। तो आज हिमालय में एक तरह की खींचतान चल रही है, शक्तियों का एक संतुलन काम कर रहा है। एक तरफ भारतीय प्लेट का निरंतर दबाव है जो पहाड़ों को ऊपर उठा रहा है, तो दूसरी तरफ हवा, बारिश और नदियां हैं जो कटाव करके यानी इरोजन करके उन्हें लगातार घिस रही हैं, नीचे खींच रही हैं। इसी निरंतर प्रक्रिया ने हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियों को बनाया है जिन्हें हम आज देखते हैं। सबसे ऊंची और बर्फीली महान हिमालय या हिमाद्री, जिसमें माउंट एवरेस्ट जैसी चोटियां हैं। उसके बाद आती है मध्य हिमालय या हिमाचल, जहां हमारे प्यारे हिल स्टेशंस जैसे शिमला और नैनीताल बसे हैं। और सबसे आखिर में सबसे नई और सबसे कम ऊंचाई वाली शिवालिक श्रेणी है, जहां भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड्स का खतरा सबसे ज्यादा होता है। और इस सारे दबाव और हलचल का एक और बहुत ही गंभीर नतीजा है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप संवेदनशील यानी सेस्मिकली एक्टिव क्षेत्रों में से एक है। प्लेटों का ये टकराव जो आज भी जारी है, वही उत्तर भारत, नेपाल और भूटान में आने वाले भूकंपों का मुख्य कारण है। तो इस पूरी अविश्वसनीय कहानी से हमें क्या महत्वपूर्ण सीख मिलती है? इसका सार क्या है? सार ये है कि हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं है, वे पृथ्वी की शक्ति की एक जीती जागती प्रयोगशाला हैं। वो हमें दिखाते हैं कि कैसे करोड़ों वर्षों में धीमी लेकिन लगातार काम करने वाली ताकतें हमारे ग्रह का चेहरा पूरी तरह से बदल सकती हैं। और अंत में चलिए एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। अगर पृथ्वी की प्लेटों ने अतीत में इतनी विशाल, इतनी भव्य संरचना बनाई, तो जरा सोचिए वे भविष्य के लिए क्या बना रही होंगी। ये सवाल हमें हमारे ग्रह की अपार शक्ति और समय के विशाल पैमाने की याद दिलाता है।